दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट की यूनिट 4 के ऊपर और हम इसके सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं। यूनिट 4 यहीं पे सेकंड पार्ट पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एंड हो जाए। MBA का फाइनेंस का कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का भी अदर सब्जेक्ट ला रहा हूँ, IT का भी ला रहा हूँ और ये कंप्लीट होता ही फाइनेंस का भी दूसरा सब्जेक्ट ला रहा हूं। मार्केटिंग के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के वीडियोस हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, वही सिलेबस है, कोई उसके अंदर अल्टरनेशन नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स में भी सेम सिलेबस है, केवल टैलेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में अल्टरेशन हुआ है। तो वहां पर मैंने नए वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप तैयारियों को विराम न दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, डेटा एनालिसिस हो रहा है, नए पैटर्न पे पूरा एनालिसिस हो रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि अंतिम प्रहार आपके साथ एग्जैक्ट पहुंचे, इसलिए उसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जितना ऑलरेडी आपके पास डिटेल वीडियो आ चुके हैं उनकी तैयारी शुरू कर दें। ह्यूमन रिसोर्स के भी जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ह्यूमन वैल्यूज का सब्जेक्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 5th यूनिट उसकी बची हुई है, तो जल्दी वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। हो सका तो आज ही, वरना कल तो उसका 100% अपलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं, तो परेशान नहीं होइए, सारे सब्जेक्ट के वीडियो करा रहा हूं, लेकिन जो ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसे मार्केटिंग के दोनों वीडियो प्रीवियस ईयर के ही, सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस है। मैं केवल व्यूज के चक्कर में आपके फिर से वीडियो अपलोड करूं, आप फिर देखो, वही चीजें हैं, वही थिंग है, जहां टैलेंट मैनेजमेंट में मुझे लगा था मैंने उसके अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आप वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो पार्ट 2 है उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आ रहा है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग का मतलब कि इनकम को जोड़ना, यानी कि मिस्टर पिंटू की इनकम जुड़ेगी चिंटू के साथ, तो ये कब जुड़ेगी, और दोनों को टैक्स एक देना होता है, मतलब टैक्स जो देना होगा वो सिंगल देना होगा। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है दोस्तों, जब ये HUF के मेंबर हो। किसके मेंबर हो? HUF के। HUF के मेंबर मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी एक ही कुटुंब हो जिसमें 5 भाई हो, 4 भाई हो, ये सब एक साथ एक ही घर में रहते हो और एक प्रमुख हो, उस प्रमुख में इन सब की इनकम जुड़ जाती है, ये कहलाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। बात समझ में आई? तो ऐसा सर्टेन कंडीशन में होता है। पहला HUF के केस में हो सकता है, दूसरा वाइफ के केस में हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ की इनकम जुड़ जाती है, और तीसरा माइनर के केस में हो सकता है, बच्चों की इनकम पिताजी की इनकम में जुड़ जाती है। ये तीनों केस के अंदर इनकम जो होती है वो क्लब हो जाती है, मींस के जो एक पेयर होता है उसी के साथ दूसरे की भी इनकम एड ऑन हो जाती है। बात समझ में आ गई? देखो, इतना छोटी सी टॉपिक है, इतनी बड़ी उसकी डिटेल दी हुई है ना। क्लबिंग ऑफ इनकम अपने ने 1 मिनट के अंदर इस टॉपिक को क्लियर कर लिया। HUF दे रखा है, माइनर चाइल्ड दे रखा है, स्पाउस यानी कि वाइफ, ठीक है, पति पत्नी की इनकम जुड़ जाती है। ठीक है, आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट पार्ट के अपन ने अंदर 5 हेड्स देखे थे। कौन कौन से देखे थे? इनकम फ्रॉम सैलरी देखा था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखा था, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन देखा था, और प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन देखा था, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों के पांचों मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर थोरोली कवर करा चुका हूं, तो आप प्लीज फर्स्ट पार्ट टेक कर लीजिएगा। इसी यूनिट का 4th यूनिट का फर्स्ट पार्ट, वहां पे सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो हम चीजें कवर करेंगे वो अभी है 2022-23 की स्लैब रेट है। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ये मानती है, क्या मानती है सर? गवर्नमेंट ये मानती है कि जिसका जितना ज्यादा इनकम जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा, उस पे टैक्स भी उतना कम नहीं, उस पे टैक्स भी हाई, यानी कि हाई इनकम हाई टैक्स, हाई इनकम हाई टैक्स, ये गवर्नमेंट की फिलोसॉफी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक स्लैब रेट बनाती है। स्लैब रेट का एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए तक का कुछ कमाया, तो वो व्यक्ति गरीब है, सालाना आय अगर उसकी 1 लाख है, तो उसको क्या कर देती है गवर्नमेंट? टैक्स फ्री कर देती है। लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए कमाया, तो उस पर 20% टैक्स लेती है, यानी 1 लाख पे तो कुछ भी नहीं लेगी, बचा हुआ जो 9 लाख है, अब याद रखना रिमेनिंग पे लिया जाता है, बचा हुआ 9 लाख पे 20%, यानी कितना हुआ? 1,80,000 रुपए आपका टैक्स बना। तो ऐसे हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल है ना।
जो बचा हुआ 9 लाख है उस पर 20% निकालना है, क्योंकि फर्स्ट 1 लाख तो टैक्स फ्री। तो इसी तरीके से हर साल जो होती है वो स्लैब रेट जो होती है हमारी, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसको अमेंडमेंट करती है। हर साल टैक्स रेट जो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री अमेंडमेंट करती है, चेंज करती है ना, देश की जरूरतों के हिसाब से। तो वही टैक्स कैलकुलेशन दी हुई है 2022-23 की। क्या दे रखी है, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए है, इसमें थोड़ा सा मेरी ब्राइटनेस कम आएगी क्योंकि ये भाई साहब ने तो हमारे व्हाइट ले लिया है। हाँ, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख है तो उसको टैक्स कितना देना है, 1 भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो उसको 5% एक्सीडिंग 2.5 लाख पे देना है, 5% एक्सीडिंग 2.5 लाख। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है 2.5 लाख तक तो 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है, नील है। पर जो बचा गया 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम गई, तो डिफरेंस कितना आया सर, 2.5 लाख रुपए का आया। तो इस 2.5 लाख का 5% देना है, कितना होता है 2.5 लाख का 5%, 1250, सॉरी 12,500 होता है ना, हाँ 12,500। तो ये 12,500 उसका टैक्स बनेगा अप टू 5 लाख इनकम तक। कहां तक, अप टू 5 लाख इनकम तक, क्योंकि शुरुआत का 2.5 लाख तो टैक्स फ्री हो गया, जो बचेगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। इसी तरीके से स्लैब रेट करी जाती है। नॉन कॉमर्स के लिए बता रहा हूं, कॉमर्स वाले तो यही आईटी का बीकॉम के अंदर अच्छे से पढ़कर आए इनकम टैक्स का चैप्टर। तो ये 5% है, 5 लाख से आपकी इनकम 7.5 लाख तक होगी, तो ये 12,500 तो आपका प्रीवियस का आगे जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, प्लस 10%। 10% किसका, ये जो 2.5 लाख है इसका 10% कितना हुआ, 25,000। तो 12,500 प्लस 25,000 कितना होता है, 37,500। 37,500 अगर किसी की 7.5 और 10 लाख की इनकम है तो 37,500 प्लस 15% है, ये प्लस का सिंबल है ना, ये प्लस का सिंबल है। इसके बाद 10 लाख से 12.5 लाख तक अगर किसी की इनकम आएगी तो 75,000 तो उसको देना ही देना है, प्लस 20% देना है। मतलब 10 लाख के बिलो पे उसका कितना बन रहा है टोटल 75,000। और जितनी भी वो अदर इनकम करता है, जैसे 10,20,000 उसकी इनकम है, क्या एग्जांपल दे रहा हूं, 10,20,000 इनकम है, तो 10 लाख पे तो उसकी कैलकुलेशन हुई 75,000, और जो 20,000 रुपए है उस पे कितना लगेगा 20%। तो 20,000 का 20% कितना हुआ 4,000। एग्जांपल दे देता हूं, 10,20,000, ठीक है, ठीक है। 10,20,000 किसी की इनकम है तो इसको 2 में तोड़ेंगे, 10 लाख के ऊपर तो उसको कितना टैक्स होगा 75,000, ठीक है। और ये जो 20,000 रुपए बच गया है, ठीक है, ये जो 20,000 रुपए बच गया है, ये इस पे उसका टैक्स लगेगा @20%। तो ये कितना हुआ 4,000 रुपीज, ठीक है, 4,000। तो इसका टोटल टैक्स कितना हुआ 79,000 रुपीज। ऐसे टैक्स रेट की टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करी जाती है, सिंपल है। इसी तरीके से 12,50,000 तक 1.25 लाख 25% है, और अगर 15 लाख से ज्यादा जाता है तो 1,87,500 प्लस बढ़ते हुए पे 30% देना है। क्लियर। अब सर ये टैक्स स्लैब रेट का क्या करें, क्या ये स्लैब याद करनी जरूरी होती है, बच्चों के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ये स्लैब रेट सर हम याद ना करें तो चल जाएगा क्या काम, ये स्लैब रेट कंपलसरी याद करना, तो मैं आपको 100% बोल रहा हूं ये याद करना बहुत जरूरी है। और सर इसको याद करने की कोई ट्रिक, कोई मेथड, कोई फोलियो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ट्रिक ये का यही है, सीधा 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख के बाद 5%, आपको परसेंट बढ़ाते हुए चलना है, फिर 10%, 15, 20, 25, 30। देखो याद करवा दूं, अब याद ही करवा दो, एग्जाम तो आ ही गए। 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, इतना याद हो गया, 0, 5, 10, 15, 20, 25 क्लियर हो गया। अब इधर 2.5 लाख रुपए बढ़ाते हुए चल रहे, देखो कैसे, कहां गया भैया, ये 2.5 लाख शुरुआत में 0 आ गया, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 से 10 लाख, 10 लाख से 12.5, 12.5 से 15, 15 के ऊपर कितना है 30%। सिंपल से याद कर लो ना, 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 2.5 लाख से शुरू कर दो, 2.5, 5, 7.5, सॉरी हाँ 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 और मोर देन 15। लो याद हो गई। बताओ कुछ मुश्किल है क्या जीवन में, कुछ भी मुश्किल
नहीं है, केवल आपकी विल पावर चाहिए और केवल उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। रट्टू तोता नहीं बनना है, लेकिन वो याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये स्लेव रेट पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि कैलकुलेट द गिव द स्लेव रेट ऑफ द इंडिविजुअल टैक्स पेयर, HUF टैक्स पेयर, और कंपनी में तो फ्लैट 30% लगता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। क्लबिंग ऑफ इनकम बता दिया, टैक्स का बता दिया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ रहा है भाई साहब हमारे, जल्दी से देखते हैं। यह है डिडक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है डिडक्शन? केवल पूछा जाता है डिडक्शन, रिबेट और रिलीफ होता क्या है। डिडक्शन का मतलब कि वो अमाउंट जो हम टैक्स में से, इनकम में से माइनस कर देते हैं। किस में से माइनस कर देते हैं? इनकम में से जो अमाउंट माइनस करते हैं वो डिडक्शन कहलाता है। ठीक है, रिबेट का मतलब होता है छूट, और रिलीफ का मतलब भी वैसे तो राहत होता है। और छूट और राहत में क्या फर्क है? छूट है कि मतलब 5%, 10% आपने छूट दी किसी टैक्स के अकॉर्डिंग, सरचार्ज में आपने छूट दी। रिलीफ का मतलब होता है कि राहत दी गई, अब आपको इंटरेस्ट पेड नहीं करना है जैसे टैक्स का, अब आपको पेनल्टी नहीं चार्ज करनी है, तो वो उस समय राहत दी जाती है। कोई छूट नहीं बोला जाता, उसको राहत बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि 80 सेक्शन 80 के प्रोविजन है। किसके प्रोविजन है? सेक्शन 80 के प्रोविजन है, और वो ऐसे ही याद करने पड़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इसमें। सेक्शन 80 के डिडक्शन के प्रोविजन लिखिए। किसके प्रोविजन? डिडक्शन के प्रोविजन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? डिडक्शन के प्रोविजन। एग्जामिनर बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। देखो सेक्शन 80 लिखा होगा, एक्सप्लेन द सेक्शन 80 डिडक्शंस, है ना। कितने हैं? 12, 15, 16 है, ज्यादा नहीं, 16 मान के चलते हैं। मेरे को भी एग्जैक्ट इसके नंबर याद नहीं रहते, क्योंकि कम ज्यादा होते रहते हैं। तो 16 याद है, 16 लाइनें याद, 16 लाइनें लिखनी है केवल, और पूरे बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब से सोचो कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसकी टेबल इस तरीके से है। ठीक है, हाँ, अब ये टेबल इस तरीके से है, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। हाँ, पहला क्या कह रहा है? सेक्शन 80C। अब सेक्शन 80 के सब सेक्शन है ना, सेक्शन 80C, और इसका अंदर हमको डिडक्शन कितना किसको मिलता है? ये इंडिविजुअल को मिलता है। और कितने तक डिडक्शन मिलता है? 1.5 लाख तक। इसका मतलब क्या है? आपकी जो इनकम कैलकुलेट हुई है, मान लेते हैं हमारी इनकम कैलकुलेट हुई है 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए, यानी कि हमको 5% टैक्स देना होगा 50,000 रुपए पे, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तो फ्री है। हाँ या ना? इतनी बात तो अभी हमने समझ लिए देख के। लेकिन ये जो 50,000 रुपए फ्री है, इस पे हमको डिडक्शन मिल जाता है। अगर 80, कौन सा सेक्शन था पहले? अभी 80C। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है किसी ने, और उसकी प्रीमियम आ रही है, मान लो उसकी प्रीमियम आ रही है 10,000 रुपए, तो आपकी टैक्स कितना हुआ? 40,000 रुपए हुआ। ये प्रीमियम आपको क्या मिल गई? डिडक्शन मिल गया। समझ में आया? ये है सेक्शन 80 के प्रोविजन की आपकी टैक्स लायबिलिटी में से कितना कम हो जाता है। अब ये कौन कौन सा है? 80C कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस किसको मिलता है? इंडिविजुअल और HUF को, और कितने तक दिया जा सकता है? 1.5 लाख तक। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड 80CCC, ये क्या कहता है कि इंडिविजुअल को मिलता है, ये भी 1.5 लाख तक है। 80CCD ये क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन देना हो तो इंडिविजुअल को मिलता है, ये भी 1.5 लाख तक है। 80CCG कह रहा है कि इक्विटी शेयर के अंदर जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेटेड करा है, यानी रिलायंस के शेयर खरीद लिया आपने, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करा है, उसके अंदर 25,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। 80D अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस की कोई प्रीमियम ली है, एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक यहाँ 80D क्या कह रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल को, तो वो कितने तक मिलेगी? 25,000 खुद के लिए, वाइफ के लिए और बच्चों के लिए। पेरेंट्स के लोग हैं तो 25,000, और सीनियर सिटीजन होगा तो 30,000 की हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, HUF की कैटेगरी में मेंबर्स को 25,000 और सीनियर सिटीजन हो 30,000। 80DD कह रहा है पेंशन मेडिकल ट्रीटमेंट, यदि कोई डिसेबिलिटी का मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उसको 75,000 तक की रिलीफ मिल जाएगी। मींस कि अगर आपने कहीं खर्चा किया है 75,000 रुपए, किसके ऊपर? मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, तो वो टैक्स में से डायरेक्ट कम हो जाएगा। 80DD भी कह रहा है डिसीज, जो गवर्नमेंट नोटिफाइड डिसीज है उसमें 40,000 तक, और सीनियर सिटीजन हो तो 60,000 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन, अगर रेसिडेंट प्रॉपर्टी का है तो उसके ऊपर 50,000 तक है, और आपने कोई पेमेंट ऑफ लिया है, लोन लिया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो 80E के अंदर 7 सालों तक के लिए वो
टैक्स फ्री रहता है, मतलब उसका अमाउंट को आप टैक्स में से डिडक्शन करवा सकते हो। 80 आपका रेसिडेंशियल अकोमोडेशन पे है, यहां पर आपकी टोटल इनकम का 10%, सॉरी रेंट का 10%, टोटल इनकम का 25% या 5,000 पर मंथ, जो भी इसमें से कम होता है वो डिडक्शन के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, रॉयल्टी आती है आपको बुक से, वो भी डिडक्शन फ्री होता है, और कहां तक है, 3 लाख रुपए तक। ठीक है, पेटेंट के ऊपर रॉयल्टी आती है, वो भी 3 लाख। इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है 10,000 रुपए तक, वो भी फ्री होता है। ठीक है, और अगर सीनियर सिटीजन को जो भी इंटरेस्ट मिलता है, ये तो हमारे लिए, अगर सीनियर सिटीजन को जो भी इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, पर्सन सर्टिफाइड टू बी डिसेबिलिटी इंडिविजुअल 75,000 रुपीज तक उसको यहाँ पे मिलता है 80U के अंदर। अब ये सेक्शन आपको एज इट इज याद करने, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। मैं आपको फिर बता रहा हूं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 लाइनें हैं। कुल मिला के कितनी लाइनें हैं, 15 लाइनें हैं। किसी को भी याद ना होए तो ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, इन 15 लाइनों को 15 बार लिख लो, 15 टाइम्स। उसको याद होना ही पड़ेगा, कोई इसका अल्टरनेट नहीं है, मतलब कि ये ट्रिक वो ट्रिक ये सब इसमें नहीं चलने वाला। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80। 15 सेक्शन के बारे में लिखना है, 15 बार लिख लो, सीधे सीधे वो पॉइंट याद हो जाएंगे। इसमें समझाने लायक भी कुछ नहीं है, सीधी सारी चीजें दे रखी है कि इंडिविजुअल के लिए है कि एचयूएफ के लिए। ये अभी पीपीटी शेयर हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, इसको अपन को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, काफी अलग टॉपिक है, 1 नंबर में आने वाला टॉपिक है। क्या कह रहा है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस प्रिंसिपल। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब कि मान लेते हैं मेरे को इनकम फ्रॉम सैलरी हुई है 2 लाख रुपए। कितनी हुई है? 2 लाख रुपए की। और वही मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया। किस में लॉस हो गया? बिजनेस में लॉस हो गया। कितना हुआ? 50,000 रुपए का। तो क्या ये सैलरी में से मेरे को माइनस करना है कि मेरे को 2 लाख पे टैक्स भरना है कि 1.5 लाख पे टैक्स भरना है? यही सेट ऑफ कहलाता है, यही सेट ऑफ कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो सेट ऑफ का एक नियम है, सबसे पहला कि इंटर तो 100% अलाउड होता है, यानी कि बिजनेस का सेट ऑफ बिजनेस से किया जा सकता है, बिजनेस का सेट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ किया जा सकता है, लॉस का सैलरी के साथ किया जा सकता है, सेम हेड के अंदर किया जा सकता है। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट सेटिंग ऑफ लॉस। इंटर सोर्स का मतलब यहां पर एक ही सोर्स से अलग अलग सोर्सों से किया गया एडजस्टमेंट है। और इंटर सोर्स का मतलब सैलरी अगर 4 जगह से आ रही है या दो बिजनेस कर रहे हैं और उनमें एक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, एक बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो इस बिजनेस का प्रॉफिट दूसरे बिजनेस के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। फिर से समझाता हूं। पिंटू साहब 2 बिजनेस करते हैं। कौन कौन से करते हैं? चाय भी बेचते हैं और कॉफी भी बेचते हैं। चाय में उनको मुनाफा हुआ 10,000 रुपए का, कॉफी में लॉस हुआ 12,000 रुपए का। ये क्या हुआ? लॉस हुआ। तो वो जब कैलकुलेट करेंगे उनकी इनकम, तो यहां पे 2,000 रुपए लॉस के आ जाएंगे। बात समझ में आई आपको? 2,000 रुपए लॉस के आ जाएंगे, मतलब कि वहां पे 0 इनकम लिखी जाएगी। ये होता है आपका इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा कि ये तो उनका मिस्टर पिंटू के 2 बिजनेस थे, तीसरा उनका कैपिटल गेन हुआ। क्या हुआ? कैपिटल गेन हुआ उनको 20,000 रुपए का। इसके अंदर ये 2,000 अगर सेट ऑफ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हुआ, ये इंटर हेड एडजस्टमेंट हुआ। पता समझ में आया ना? जब एक ही सोर्स से अगर एडजस्टमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस से चेंज हो रहा है, 2 बिजनेस कर रहा था, 2-4 नौकरियां कर रहा था, तो वो इंटर सोर्स होता है। जब इंटर हेड का मतलब क्या है? एक हेड का दूसरे हेड के साथ। हेड कितने थे अपने? 5 थे। हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी, याद है ना, और अदर सोर्सेस। ठीक है, अब ये 2 तो बात समझ में आ गई आपको। इसमें क्या कह रहा है? सेम हेड तक हो जाता है। इंटर सोर्स में कोई दिक्कत नहीं आती। इंटर हेड गवर्नमेंट ने कह रखा है कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर वो एप्लीकेबल हो जाता है। और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, यानी कि इस साल अगर मेरा कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ तो क्या मैं अगले साल ले जा सकता हूं? तो बाकायदा ले जा सकते हो। वो कैपिटल लॉस होना चाहिए। कौन सा लॉस होना चाहिए?
कैपिटल लॉस होना चाहिए, तो वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के अंदर वो चला जाएगा और वहां पे जाके सेट ऑफ होगा। यही सेट ऑफ का प्रिंसिपल है। क्या कहा जाता है, इंटर सोर्स तो कंप्लीट आप कर सकते हो, इंटर हेड एक सर्टेन एक्सटेंट तक कर सकते हो, और कैरी फॉरवर्ड आप नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर तक ले जा सकते हो जब वो कैपिटल लॉस हो। क्लियर, इतनी सी बात याद रखनी है। लेकिन आपने इस साल को इंटरेस्ट का लोन दिया, ठीक है, लोन पे कोई इंटरेस्ट दिया, पर अगले साल आप उसको ले जाना चाहो तो वो ले जा नहीं सकते, सॉरी, है ना, सॉरी, मतलब कि ये एक नियम है इसका। तो ये सिंपल से नियम है, ये याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे शायद हमारी यूनिट 4, हाँ, यहीं पे हमारी कौन सी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 5 लेके जल्द आ रहा हूं, नेक्स्ट सब्जेक्ट का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूं। इसके न्यूमेरिकल भी कुछ है इन्वेस्टमेंट के अंदर, इसके साथ आईटी के वीडियोस, ऑपरेशनल के वीडियो, बहुत सारा काम है दोस्तों, और आपके साथ मैं बहुत सारी मेहनत करने को तैयार हूं। और आप भी मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अंतिम प्रहार की सीरीज भी आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सही में आपसे बात करके बहुत मन एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जय हिंद, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।